जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं। 63A का फैसला आ गया और इस फैसले के बाद अब तरमीमी बिल कब पास होगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टूटेंगे, और अगर टूटेंगे तो सेनेट के अंदर से गवर्नमेंट अपनी अक्सरियत कैसे बहाल करेगी, मामला सेनेट के अंदर कैसे रिजॉल्व होगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि 63A है क्या और इसका जो पहले फैसला था उस फैसले का इमरान खान साहब को कैसे फ़ायदा हुआ था और इस बार इमरान खान साहब को इसका क्या नुकसान हो रहा है, ये भी हम आपको पूरी तफसील से आज के वीलॉग में बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गवर्नमेंट का तरमीमी बिल दोबारा मुस्तरद कर दिया है और उनका ये कहना है कि हमें 24 घंटे में बिल पास करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। और मौलाना ने साथ एक तजवीज़ पेश की है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट वो तजवीज़ मान लेगी। अब वो तजवीज़ क्या है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इस्लामाबाद शहर को आज से ही बंद कर दिया गया है। लाहौर के अंदर कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है, वहाँ पर भी दफ़ा 144 लगा दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब यही क्यास, यही कन्फ्यूजन चाहते हैं, लेकिन हम उससे पहले ही वो कन्फ्यूजन और क्यास पैदा कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ज़्यादा समझदार हैं या फिर रियासत समझदार है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और फैसल वाडा साहब ने दावा किया है कि इमरान खान साहब को लाशें चाहिए। इमरान खान साहब लाशों का क्या करेंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। आज जब मैं इस्लामाबाद शहर में निकला तो मुझे ये देख के बड़ी हैरत हुई कि हर रास्ता बंद था। जिस रास्ते से भी जाते थे वहाँ पे कंटेनर लगे हुए थे और सामने पुलिस एहलकार खड़े थे, कई जगहों पर रेंजर्स थे, कहीं पे कोई फौजी दस्ते भी मुझे नज़र आए। और जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मुझे 15 पे फ़ोन करना पड़ा और जब 15 से पूछा कि जनाब स्कूल के अंदर बच्चे हैं, अब उन बच्चों को लेने के लिए जो वालिदैन पहुंचे हुए हैं, ना वो स्कूल तक जा सकते हैं और ना बच्चे स्कूल से बाहर आ सकते हैं, तो क्या बच्चों ने बाकी ज़िंदगी स्कूलों के अंदर गुजारनी है? तो इसके ऊपर फिर मुझे ये बताया गया कि ये जो रास्ते बंद किए गए हैं ये मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के का रूट लगा हुआ है, उस वजह से बंद है। इसकी वजह वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की वजह से भी रूट्स लगे हुए थे, फिर भी गवर्नमेंट को कोई अल्टरनेट रूट रखने चाहिए थे। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए था कि स्कूल्स कहाँ कहाँ हैं, मस्जिदें कहाँ कहाँ हैं, दफातर कहाँ कहाँ हैं। ये जो हर तरफ से हम कोई ना कोई हमाकत कर देते हैं और कहीं ना कहीं से रास्ते बंद करके बैठ जाते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि जो दफ्तरी काम है वो रुक जाता है, तालीमी जो सिलसिला है वो रुक जाता है और इसके साथ साथ जो हस्पताल को जाने वाले रास्ते होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं और मरीज़ सड़कों के ऊपर सिसकते मरना शुरू हो जाते हैं। यानी स्टेट इस कदर खौफनाक हो चुकी है, रुथलेस हो चुकी है कि उसे इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता कि यह हस्पताल है और हस्पताल का रास्ता हमने बंद नहीं करना। अब मामला ये पिछले कई सालों से चल रहा है। 2014 से मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर और कराची इसको मुसलसल बंद किया जाता है और इन 10 बरसों में गवर्नमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकी जिसके ज़रिए पुरअमन तरीके से कोई रुकावटें खड़ी की जा सकें और वो रुकावटें फौरी तौर पर हटाई भी जा सके। हमारे पास सिर्फ रह सह के सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है कंटेनर्स, कि जब भी कोई किसी जगह पे मुजाहरा होने लगता है, किसी के बारे में इम्कान ही होता है कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, लाहौर पहुंच जाएगा, तो वो फौरी तौर पे 300-400-500 कंटेनर्स लेते हैं और उसे रास्ते में खड़ा कर देते हैं और बाज़ औक़ात उस कंटेनर्स के अंदर मट्टी भी डाल देते हैं या बजरी भी डाल देते हैं ताकि उनको हिलाया ना जा सके। और ये हमारे पास एक ऑप्शन है सिर्फ, और पिछले 10 साल से बल्कि 15 साल से स्टेट के पास सिर्फ यही ऑप्शन है। क्या स्टेट का दिमाग माउफ हो गया? क्या उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं है? पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्ट को रोकने के बड़े साइंटिफिक और ज़बरदस्त किस्म के मेथड्स हैं जिसमें कोई पब्लिक लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होती और प्रोटेस्ट भी रुक जाता है। तो अगर हम अपना ब्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो फिर हमारे पास कोई ज़बरदस्त किस्म का सोल्यूशन होना चाहिए जिससे स्कूल भी खुले रहें, अस्पताल भी खुले रहें, दफ्तर भी खुले रहें और जो प्रोटेस्ट है उसको भी रोका जा सके। तो मेरा ख्याल है स्टेट को अपना माइंड इम्प्लाई करना चाहिए, अपना माइंड इस्तेमाल करना चाहिए उसे। अब देखें इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि कल इमरान खान साहब की कॉल पे यहाँ पे रेड जोन के अंदर गंडापुर साहब ने पहुँचना है और उसके लिए 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। लाहौर के अंदर दफ़ा 144 लगा दी गई है, वहाँ पे भी रेंजर्स को तलब कर लिया गया है और 8 अक्टूबर तक लाहौर के अंदर भी पोजीशन यही है
इसके साथ साथ आप कराची के अंदर देख लें, फैसलाबाद के अंदर देख लें, बहावलपुर के अंदर देख लें, मियांवाली के अंदर देख लें, ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं उसके अंदर हमने जो शहरी ज़िंदगी है उसको ऑलमोस्ट हमने बंद करके रख दिया है, उसको मफलूज करके रख दिया है। अगर यही ऑप्शन है, अगर यही हल है, तो फिर तो इमरान खान साहब कामयाब हो गए, क्योंकि इमरान खान ये जो जलसे करते हैं या ये जुलूस निकालते हैं या फिर वो एहतजाज करते हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो मकसद होता है स्टेट को मफलूज करना, गवर्नमेंट को मफलूज करना, उसे हर किस्म के काम से दूर कर देना। अब इमरान खान साहब ने कॉल दी है 4 अक्टूबर की, लेकिन आप इस्लामाबाद में रियासत का कमाल देखें कि उसने पहली तारीख से पूरा शहर बंद कर दिया। तो इमरान खान साहब तो फिर कामयाब हो गए। इमरान खान साहब ने 4 तारीख को या 5 तारीख को या 6 तारीख को अपने लोगों को यहाँ पहुँचाना है। या गंडापुर साहब का ख्याल यह है कि उन्हें 2-3 दिन लग सकते हैं, तो वो 2-3 दिन बाद यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हमने उससे पहले ही पूरे शहर का बंदोबस्त कर लिया, पूरे शहर की नाकाबंदी कर ले। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? इसका मतलब इमरान खान फिर कामयाब हो गया, वो फिर शहर को या मुल्क को मफलूज करने में कामयाब हो चुका है, और ये एक इंटरनेशनल खबर वो बना चुका है। तो स्टेट को थोड़ा सा सोचना चाहिए, मेरा ख्याल है उसे अकली लिहाज से इमरान खान साहब से बेहतर होना चाहिए, बजाय इसके कि जो इमरान खान साहब चाहते हैं हम कई दिन पहले ही वो करके बैठ जाएं, तो इसका फिर नुकसान किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा। फैसल वाडा साहब ने दावा किया है कि अब इमरान खान साहब को लाशें चाहिए और उन्होंने लाशों का बंदोबस्त कर लिया। साथ वो कह रहे हैं कि मैं अगर ज़्यादा मजबूर किया गया मुझे, तो मैं जो मेरे मोबाइल के अंदर डाटा है मैं उसे रिलीज़ कर दूंगा, और उसके बाद पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करना क्या चाहती है पाकिस्तान के अंदर। अब क्योंकि फैसल वाडा साहब उनके पुराने दोस्त भी हैं और पार्टी के पुराने रुकन भी हैं, वो बेहतर जानते हैं कि इमरान खान साहब किस लेवल तक जा सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब को लाशें चाहिए। इमरान खान साहब को ये लाशें 2014 में भी चाहिए थी, और उस वक्त भी उनकी पूरी कोशिश थी कि जो लोग वो अपने साथ लेके आए लाहौर से, उनमें से 10, 15, 20, 50 लोग जो हैं वो यहाँ शारा दस्तूर के ऊपर या रेड जोन के अंदर उनकी जान चली जाए, यहाँ पे लाशें पड़ी हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब उन लाशों को कंधों के ऊपर रख के पूरे मुल्क के अंदर फिरना शुरू कर दे और इनकलाब ले आए। इस बार भी इमरान खान साहब का ख्याल यही है कि जब गंडापुर साहब अपना लश्कर लेके आएंगे, जब वो ख़ास दस्ते लेके आएंगे जिनके बारे में उन्होंने कहा है, जब वो मशीनरी लेकर आएंगे और वो मशीनरी आगे आगे उनके चलेगी और वो कंटेनर्स को हटाती हुई आगे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं गोली चलेगी। जब गोली चलेगी तो उसमें से लाशें गिरेंगी, जब लाशें गिरेंगी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कामयाबी की नवीद मिल जाएगी। उन्हें ये उम्मीद हो जाएगी कि अब इन लाशों की बुनियाद पे वो सियासत कर सकते हैं। तो ये बात बाइदस के आस नहीं है, इस बात के अंदर जान है। तो फैसल वाडा साहब की बात को गौर से सुनना चाहिए गवर्नमेंट को, और कोई ना कोई ऐसा तदारक करना चाहिए कि कम अज़ कम इमरान खान साहब को इस दिन 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को उन्हें यहाँ पे लाशें न मिलें, क्योंकि इमरान खान साहब के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। जब रास्ते बंद हो जाएं तो फिर बिल्ली के पास सवाए आंखें नोचने के कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो अब ये आंखें नोचने की तरफ इमरान खान साहब जा चुके हैं। आज वही हुआ जिसका अंदेशा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, या जिसकी तवक्को थी पूरी कौम को। 63A का नज़रसानी का जो केस था, आज उसे निपटा दिया गया है, और ये केस निपटाया गया है 5-0 से। 5 के 5 जो जजेस हैं उनका फ़ैसला मुश्तरका है और वो मुत्तफ़िका फ़ैसला है। और वो फ़ैसला क्या है कि 63A का जो फ़ैसला अक्टूबर 2022 में किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नज़रसानी बेंच ने उसे कॉलअदम करार दे दिया है, और आज के बाद जो आइन के मुताबिक 63A है उसके मुताबिक मामला चलेंगे। अब सवाल ये है कि ये 63A है क्या और इसका इशू क्या है जिसकी वजह से इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो ये 63A बेसिकली आइन के अंदर एक दफ़ा है, एक सेक्शन है, और ये सेक्शन ये कहता है कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी तो हर जो मेंबर है वो पाबंद है कि वो अपनी क़यादत के हुक्म के मुताबिक वोट दे। फ़र्ज़ कर लें कि एक बिल है और उस बिल ने पास होना है, अब उसके लिए वोटिंग चाहिए, तो कोई भी रुकन अगर उस बिल के अंदर वोट डालेगा उसकी हमायत में या उसकी मुखालफत में, लेकिन वो जो क़यादत होगी उसके हुक्म के बरक्स होगा। मसलन क़यादत ने ये ऐलान किया है कि आपने इस बिल के हक़ में वोट नहीं डालना, लेकिन अगर 2, 4, 5, 10 मेंबर जो हैं क़यादत के इस हुक्म को नहीं मानते और वो अपना वोट उस बिल के हक़ में डाल देते हैं, तो फिर डिफेक्शन क्लास लग जाएगी उसके ऊपर। फिर जो कायद है पार्टी का, वो इलेक्शन कमीशन को लिख के दे देगा कि जनाब हम इस बंदे ने हमारी हुक्मदुली की है, ये पार्टी लाइन के खिलाफ गया है, लिहाजा इसकी सीट ख़त्म कर दी जाए, इसे डी सीट कर दिया जाए। फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद होता है कि उस रुकन को डी सीट कर दे। इस सारे प्रोसेस के लिए जो सेक्शन है उसे 63A कहते हैं।
तो आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वफाक के अंदर चली गई थी तो पंजाब के अंदर एक कन्फ्यूजन क्यास पैदा हो गया था। उस वक्त हमजा शहबाज साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने थे, और वो चीफ मिनिस्टर बने थे 22 या 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों के साथ। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग नून लीग के साथ शामिल हो गए थे और उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दे दिए थे। जब वोट दे दिए तो हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन गए थे, और जब चीफ मिनिस्टर बने तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच बनाया। उस 5 रुकनी बेंच ने केस सुनने के बाद फैसला दिया कि जनाब कोई भी शख्स जो किसी असम्बली का रुकन है, वो कौमी असम्बली का रुकन है, वो सूबाई असम्बली का रुकन है, या वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का रुकन है, वो पार्टी लाइन के अलावा वोट नहीं दे सकता। और अगर उसने वोट दिया तो वो एक तो वोट भी कैंसिल हो जाएगा, उस वोट को वोट नहीं समझा जाएगा, और साथ ही वो शख्स डी सीट भी हो जाएगा। तो उसके बाद उस वक्त के जो वकला थे उन्होंने, या कानूनदान थे, उन्होंने जब ये फैसला पढ़ा तो उन सब ने ये कहा कि ये आइन से इनहराफ है, ये आइन को रीराइट कर दिया गया है, क्योंकि आइन के अंदर किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि वो वोट को कास्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर जुर्म हुआ नहीं है तो आप फिर सजा कैसे दे सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक शख्स ये सोचे कि मैंने कत्ल करना है, अब उसने कत्ल किया नहीं है और उसने सिर्फ सोचा है, और आप फौरी तौर पर उसको पकड़ के उसको फांसी चढ़ा दें कि ये जी कत्ल करना चाहता था किसी शख्स को, तो ये तो इंसाफ के मुताबिक नहीं है। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लहदे हुई, लेकिन बहरहाल हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट आ गई थी, आपको याद होगा। तो इस जो फैसला था इसका इमरान खान साहब को उस ज़माने में बहुत फ़ायदा हुआ था। फिर ये जो इस्लामाबाद बार कौंसिल है ये फौरी तौर पे इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत चले गए और इसने नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी थी। वो नज़रसानी दरख्वास्त तकरीबन 2.25 साल तक अदालत के अंदर पड़ी रही और उस पर कोई बेंच नहीं बना। अब ये जो नई सूरत हाल हुई है इसके ऊपर काजी फायज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर बेंच बनाया, लेकिन बेंच बनाने से पहले कुछ बहुत तब्दीलियाँ आई। वो तब्दीलियाँ ये थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के पास होने के बाद अब 3 रुकनी कमेटी थी, जिसे जजेस कमेटी कहते हैं, वो बेंच का फैसला करती थी कि किस केस को लेना है और किस केस को फौरी तौर पे हमने नहीं लेना, और किस केस को किस बेंच के अंदर रखना है। और उस कमेटी के अंदर 3 रुकन थे, काजी फायज़ ईसा साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, और जस्टिस मनीब अख्तर साहब थे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मनीब अख्तर साहब जो थे वो नहीं चाहते थे कि यह नज़रसानी दरख्वास्त जो है इसको टेकअप किया जाए या इसके ऊपर कोई बेंच बने, और अगर वो बेंच बने तो उसके अंदर वो चाहते थे कि उनकी अपनी मर्जी के जजेस होने चाहिए। दूसरी साइड पे काजी फायज़ ईसा साहब भी चाहते थे कि ये नज़रसानी दरख्वास्त सुनी जाए और उनकी मर्जी का बेंच बने, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बड़ी ट्रिकी हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी। तो फिर ऐवान सदर से एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और उस ऑर्डिनेंस में ये इख्तियार दिया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसके अंदर थोड़ी सी तहरीफ कर दी गई है, थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर 3 जो जज है वो, और ये दोनों बैठ सकते हैं उस कमेटी में, और फिर जो तीसरा मेंबर है उसका फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के पास एक इख्तियार आ गया कि वो किसी तीसरे जज को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते थे, और अगर उनकी मर्जी का जज आ जाता तो फिर वो अपनी मर्जी का ये एक बेंच बना सकते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया, जस्टिस मनीब अख्तर साहब ने भी इस फैसले को तस्लीम नहीं किया, लिहाजा वहाँ पे क्यास और कन्फ्यूजन पैदा हो गया। कमेटी का इजलास बन बैठा और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया, फिर ये बेंच बना, बेंच के अंदर 5 जजेस को शामिल किया गया, उसमें जस्टिस मनीब अख्तर साहब को भी शामिल किया गया, क्योंकि जो 2022 का फैसला था वो जस्टिस मनीब अख्तर साहब ने लिखा था। तो जो राइटर होता है किसी फैसले का उसको ज़रूर बेंच का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन जस्टिस मनीब अख्तर साहब ने इनकार कर दिया बेंच में बैठने से। फिर उनकी जगह नईम अख्तर अफ़गान साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब को शामिल किया गया। यूँ ये बेंच बना। अली ज़फ़र साहब इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए और वो बार बार इस बेंच की कंपोजिशन पे एतराज़ करते रहे, वो जजेस कमेटी के फैसले पे भी एतराज़ करते रहे, वो ऑर्डिनेंस के ऊपर भी एतराज़ करते रहे। लेकिन कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अली ज़फ़र साहब को ये हुक्म दिया कि वो जेल जाएँ और जेल जाके वो इमरान खान साहब की कॉन्सेंट लें और उसके बाद दलाइल पेश करें। तो अली ज़फ़र साहब कल इमरान खान साहब से मिले और आज आके उन्होंने ये फरमा दिया अदालत के अंदर कि मुझे हुक्म हुआ है कि क्योंकि इसके अंदर इंसाफ नहीं हो पा रहा, लिहाजा मैं बाईकाट कर रहा हूँ आपकी इस अदालत का। तो उन्होंने बाईकाट कर दिया। जब वो बाईकाट कर दिया तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी खुशियाँ मनाई। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने उससे दरख्वास्त की कि आप अदालती मावन बने। तो अदालती मावन की हैसियत से अली ज़फ़र साहब वहाँ पे खड़े रहे और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक ठाक ट्रोलिंग कर रही है उनकी कि जनाब जिस अदालत को आप मानते नहीं
जिस बेंच को आप तस्लीम नहीं करते, जिस बेंच का आप बाइकाट कर रहे हैं, तो आप उसकी मावनत कैसे कर सकते हैं? तो फिर अली जफर साहब के खिलाफ इस वक्त पूरी पार्टी हुई है और पूरी पार्टी टका के उनकी ट्रोलिंग कर रही है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इसके ऊपर इनकी क्लास लेंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में इनके साथ भी वही सलूक हो जो रऊफ हसन साहब के साथ हुआ है, क्योंकि कोई भी शख्स अगर अकल की बात करे तो पार्टी की क़यादत उसे फौरी तौर पर फारिग कर देती है। तो अली जफर साहब के फारिग होने का टाइम आ गया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये अब फैसला कौलअदम करार दे दिया गया है और अब जो नई सूरत हाल है उस सूरत हाल के मुताबिक गवर्नमेंट तगड़ी हो गई है और गवर्नमेंट किसी वक्त भी आइनी तरामीम जो है वो पास करवा सकती है अब, और उसके लिए ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ेगी। और इस वक्त बहुत सारे MNAs ऐसे हैं जिनको कुछ कहते हैं कि 13 हैं, कोई कहते हैं 21 हैं, कोई कहते हैं 23 हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और गवर्नमेंट बड़ी आसानी से उनसे अपने हक में वोट डलवा सकती है, जिससे ये आइनी तरमीम कौमी असम्बली में पास हो जाएगी और कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत अब गवर्नमेंट को नहीं रहेगी। लेकिन सेनेट के अंदर अख्तर मैंगल साहब की भी ज़रूरत है और साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी ज़रूरत है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की कॉन्सेंट के बगैर सेनेट के अंदर ये बिल पास नहीं हो सकता। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से गवर्नमेंट रब्ता कर रही है। मौलाना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि एक बड़ा ट्रिकी किस्म का तरमीमी बिल है जिसे मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसके ऊपर तस्दीक की जाए और इसे पास किया जाए, जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तजवीज़ दी है जो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसको मान लेगी। उन्होंने कहा जी इसके अंदर जो भी तरमीम करनी है, जो भी बिल पेश करना है, ये शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास है उसके बाद किया जाए, इसे मौखर किया जाए। गवर्नमेंट वैसे भी इसके लिए तैयार थे, उसकी वजह यह है कि शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास है वो बड़ा करीब है और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस दौरान कोई कन्फ्यूजन हो, क्यास हो, शोर शराबा हो और गवर्नमेंट उस साइड पे इन्वॉल्व हो और इस साइड पे ये फंक्शन भी हो रहा, तो ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट अब इसे 17 या 18 तारीख को पेश करेगी, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब की जो मुद्दत है वो 25 अक्टूबर तक है और काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले पहले गवर्नमेंट ने बिल पास करके काजी फायज ईसा साहब को आइनी अदालत में शिफ्ट करना है या फिर उन्हें एक्सटेंशन देनी है। तो अब ये शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास है उसके बाद ही ये पास हो सकती है तरमीम, उससे पहले मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा, ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राइसिस के अंदर गवर्नमेंट अगर एक नया क्राइसिस खोलेगी तो उससे इनके सारे क्राइसिस बढ़ जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये बात मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तस्लीम कर लेगी और गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट कर देगी कि जो भी तरमीम करनी है अब हमने वो शंघाई तावन तंजीम के जो इजलास है उसके बाद की जाएगी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमाकतों पे हमाकतें करती चली जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक और हमाकत करके अपने लिए मज़ीद मसाइल पैदा कर लें। बाकी क्या होता है ये हम आपको अगले वीलाग में बताएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए।